Hello everyone, this is chapter 18 Natural Resources, Mineral, Energy, Plants and Wildlife. Beside land, soil and water resources, other important natural resources include minerals, energy, plant and wildlife. तो इसमें ये बोला गया है कि लैंड सॉइल और वाटर रिसोर्स के अलावा और भी इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो इंक्लूड करते हैं मिनरल्स, एनर्जी, प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ को, और इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। मिनरल रिसोर्सेस इन द मॉडर्न एरा, मिनरल रिसोर्सेज आर द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इस मॉडर्न एरा में क्या है, डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बेसिकली बात की गई है, तो वो है मिनरल रिसोर्सेज। अ कंट्री प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस है और डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है कि उस कंट्री में कितनी ज्यादा मात्रा में और कितनी मात्रा में मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। Many items of our daily use, such as utensil, nails, wires, machines, implements, etc., are made up of minerals only. तो जितने भी हमारे डेली यूज आइटम होते हैं ज्यादा से ज्यादा वो इनके एग्जाम्पल जैसे बर्तन हो गए, कील हो गई, वायर्स हो गए, मशीन्स हो गई, ये सब किससे बनते हैं? मिनरल से। द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल कैन बी जस्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट एवरी फेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, एग्जाम्पल कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, एटॉमिक एज, इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ एन इम्पोर्टेंट मिनरल। अब इस ये और भी कैसे जज करा जा सकता है? The importance of mineral can be judged from the fact that every phase of human civilization is associated with the discovery of an important mineral. तो मिनरल्स हमारे लिए कितना जरूरी है वो इसी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो हम पहले से चलते हुए आ रहे हैं सिविलाइजेशन, वो इसी पे क्या कहते हैं, हमने डिवाइड करी हुई है कि उस टाइम कौन सा इम्पोर्टेंट मटेरियल या कह रहे हैं मिनरल, वो उसकी खोज हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, जैसे कि कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, एटॉमिक एज, एक्सेट्रा। Definition and properties of minerals. Minerals are inorganic substance which are a combination of more than one element. तो मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और ये कॉम्बिनेशंस होता है एक या उससे ज्यादा एलिमेंट्स का। ईच मिनरल हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। हर मिनरल की एक डेफिनेट, मतलब एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। दे आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनको आइडेंटिफाई करा जाता है उनकी फिजिकल और केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके द्वारा। कलर एंड हार्डनेस आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो कलर होता है और उनकी कितनी हार्डनेस है वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को दर्शाता है। कोल इज ब्लैक एंड ब्राउन वाइल क्वार्ट्ज में बी रेड, ब्लैक, पिंक और पर्पल। अब जैसे कि इधर बात करी गई है कोयले की, तो वो मे बी होगा ब्लैक या ब्राउन होगा। इसी के साथ एक मिनरल होता है वो है क्वार्ट्ज, ये क्रिस्टल की तरह होता है, तो इसका कलर हो सकता है रेड भी, ब्लैक भी, पिंक भी और पर्पल भी। A mineral may be soft as talc and hard as a diamond. Solubility is a chemical property. Salt is soluble while quartz is insoluble. ठीक है, वो या तो सॉफ्ट भी हो सकता है कोई मिनरल या हार्ड भी हो सकता है, जैसे कि डायमंड होता है। इसके बाद कोई केमिकल जो मिनरल होता है, कोई चीज होती है मिनरल वो सॉल्युबल होती है, मतलब वो पानी के साथ घुल मिल जाती है। पर कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं और ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टी दर्शाते हैं, जैसे कि सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है और जो क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल जैसा होता है वो इनसॉल्युबल है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल की।
मिनरल दो टाइप के होते हैं, या तो होगा वो मेटालिक या होगा वो नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स आर दोज फ्रॉम विच मेटल्स सच एज आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा आर ड्राइव्ड। तो मेटालिक मिनरल वो होते हैं जिनमें से मेटल्स जो होते हैं वो निकाले जाते हैं, उत्पन्न कर यूज करे जाते हैं, जो कि है जैसे कि आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा। Metal are strong, ductile, good conductor of heat and electricity, opaque to visible light and रिफ्लेक्टिव आफ्टर पॉलिशिंग। मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसी के साथ वो ओपेक होते हैं, मतलब उसमें से आर पार आप नहीं देख सकते, विजिबल होते हैं लाइट में। इसी के साथ रिफ्लेक्टिव होते हैं, मतलब उनमें लाइट हो या आपकी इमेज हो वो रिफ्लेक्ट होके दिख सकती है आफ्टर पॉलिशिंग, जब उनकी पॉलिशिंग हो जाए। डक्टिलिटी इज एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग। अब डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी अभी हमने ऊपर बात करी, तो वो एक एबिलिटी है कि मेटल को आप कितने पतली वायर में भी बदल सकते हैं और वो टूटता नहीं है, उसमें लचक होती है, वो टूटता नहीं है। मेटालिक मिनरल आर मोस्टली फाउंड इन नेचर एज ओर्स। अब मेटल्स जो होते हैं, मेटालिक मिनरल्स, वो नेचर में मिलती हैं ओर्स के तौर पे। ओर्स होता है जिसमें और भी ज्यादा अनप्योरिटीज होती है, फिर इनको किसी प्रोसेस से या तो बहुत ज्यादा हीट में गर्म करके मेटल को अलग करा जाता है या किसी और तरीके से, ठीक है। एंड ओर इज अ नेचुरल accumulation of metal or valuable minerals in concentrated from along with several impurity। तो अभी जैसे हमने बताया था कि ओर क्या होता है, वो नेचर में मिलता है, इसमें कई वैल्यूबल मिनरल्स होते हैं, प्लस इसमें कई इम्प्योरिटीज भी होती हैं। मेटल इन देयर प्योर फॉर्म आर ऑब्टेन्ड आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम ओर्स। और मेटल्स कब मिलता है? जब उन्हें सेपरेट करा जाता है ओर से। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इज ड्राइव फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। तो ओर जो होता है वो है, एक एग्जांपल दिया है बॉक्साइट का। अब इसको बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है? इससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। The process of separating metals from ore by the use of heat is called smelting। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि कोई प्रोसेस होता है जिससे ओर में से मेटल निकाला जाता है, उसी का नाम होता है स्मेल्टिंग। Metal may further be subdivided into precious metal, gold and silver, ferrous metal, iron and manganese, non-ferrous metal, copper and lead, light metal, aluminum and rare metal, zirconium। अब मेटल को कितनी 5 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। प्रीशियस मेटल जैसे कि सोना और चांदी हो गया, फेरस मेटल हो गया आयरन मैग्नीज, नॉन फेरस मेटल हो गया कॉपर और लीड, लाइट मेटल हल्के मेटल होते हैं एल्युमिनियम, और रेयर मेटल्स होते हैं जिरकोनियम, ठीक है। इन जनरल मेटेलिक मिनरल्स आर मोर वैल्यूएबल देन नॉन मेटेलिक मिनरल। एक और चीज ये भी होती है कि जो मेटेलिक मिनरल होते हैं वो नॉन मेटेलिक मिनरल से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे alloy की। the usability of metal can be increased by mixing it with other metal or non-metallic minerals। the substance formed in this way which is known as alloy। for example, अब जो मेटल होता है उसकी यूजेबिलिटी जो होती है उसे और भी ज्यादा उसको इंक्रीज कर दिया जाता है जब एक मेटल को दूसरे मेटल से या किसी नॉन मेटल के साथ मिलाया जाता है। और यही यही मिलावट के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलता है उसे हम अलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? अलॉय, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दिए हैं, कॉपर प्लस टिन को अगर हम मिलाएंगे तो बनेगा ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस जिंक को मिलाएंगे तो बनेगा ब्रास। अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक मटेरियल की। अब इनमें दिए गए हैं एग्जांपल, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स आर
include phosphate, potash, salt, silica, diamond, sand and gravel. With every mineral have specific characteristic. तो नॉन मेटेलिक मटेरियल के एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं और उनके अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी अलग खूबियां होती हैं। और वो Now we'll talk about mining. Minerals are dug out from earth either from the surface or from varying depths. अब जो minerals होते हैं वो अर्थ से मतलब धरती से खोद के निकाले जाते हैं, या तो वो सरफेस में ही मिल जाते हैं या बहुत ज्यादा अंदर डेप्थ में जाके हमें वो मिलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कमर्शियली वैल्यूएबल मिनरल फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। अब एक्सट्रैक्शन मतलब अर्थ से जब भी मेटल कमर्शियली मतलब व्यापार के लिए जो भी वैल्यूएबल मेटल होते हैं, मिनरल होते हैं, उनको निकालते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है माइनिंग। अ माइन इज एन excavation in the ground of digging out material. It may be deep underground mine or close to surface mine or open pit mine is called quarry. अब different type of mine भी इधर पे बताई गई है। Sources of minerals. Sources of minerals. The reserve of minerals are closely associated with the type of rocks and the underlying geological structure of the region. अब जितने भी रिजर्व होते हैं मिनरल्स के, मतलब जहां भी वो पाए जाते हैं, वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? वो एसोसिएट होते हैं टाइप ऑफ रॉक से, वहां पे कैसे रॉक हैं और कैसा जियोलॉजिकल, कैसा भूभाग है वहां का, उस रीजन का। Gold, silver and lead are found as ores in the narrow lodes and veins in igneous or metamorphic rocks. जो गोल्ड, सिल्वर और लीड होता है, ये ओर्स के तौर पे पाया जाता है। कहाँ पे? मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। लाइमस्टोन, चौक और क्ले अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। और लाइमस्टोन, चौक और क्ले जो मिलता है वो सेडिमेंटरी रॉक्स में मिलता है। गोल्ड एंड डायमंड में ऑल्सो अकर इन alluvial deposits in the sand and gravel of river beds. जो गोल्ड और डायमंड होता है ये हमें सैंड, ग्रेवल और ग्रेवल्स में भी मिल सकता है, जो कि नदियों के किनारे होता है। These are called placer deposit because they are deposit in the river beds. अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल। अब मिनरल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली ओवर द अर्थ। अब मिनरल्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है? अनइवन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ में। अब पहले हम बात करते हैं आयरन की। आयरन इज अ बेसिक मिनरल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो आयरन जो है वो एक बेसिक मटेरियल है, मिनरल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। Most of the agriculture and industrial tool and machinery is made from iron. जितने भी एग्रीकल्चरल टूल होते हैं, मशीनरी होती है, वो किससे बनते हैं? आयरन से। Means of transport, building, bridges, etc. are also made from iron. और means of transport यानी कि जो भी ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सब भी आयरन से बनते हैं। तो आयरन जो है सबसे यूजफुल मेटल है इन द वर्ल्ड, ठीक है। According to the content of metal, iron ore is of 4 types. आयरन ओर जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट एंड सिडराइट। हेमाटाइट इज द बेस्ट ओर, और हेमाटाइट जो है वो बेस्ट ओर है। एटलीस्ट 30% ऑफ मेटालिक कंटेंट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिटेबल माइनिंग।
नियरली 90% ऑफ आयरन ओर इज फाउंड इन 10 कंट्रीज। अब 90% जो है आयरन ओर वो इन 10 कंट्रीज में मिलता है। रशिया, इंडिया, ब्राजील, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन एंड वेनेजुएला। द बेस्ट आयरन ओर इन यूरोप कम्स फ्रॉम स्वीडन। और यूरोप में बेस्ट आयरन ओर कहाँ से मिलता है? स्वीडन से। अकॉर्डिंग टू एनुअल प्रोडक्शन, चाइना, ब्राजील, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडिया, यूएसए, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका स्टैंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एनुअली जो आयरन की जो प्रोडक्शन होती है वो इन कंट्रीज में होती है, और ये लाइन से बताया गया है कि किसमें सबसे ज्यादा होती है और किसमें कितनी कम होती है। इंडिया प्रोड्यूसेस नियरली 5% ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। अब इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 5% कंट्रीब्यूट करता है आयरन प्रोडक्शन में। झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु एक्सेट्रा आर द मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसर इन इंडिया। और ये जो सारे राज्य हैं, ये जो सारी जगह हैं इंडिया की, ये इसमें सबसे ज्यादा आयरन ओर मिलता है इंडिया में। अब हम बात करेंगे मैग्नीज की। मैग्नीज इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग स्टील। मैग्नीज जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टील बनाने के लिए यूज होता है। रिजर्व ऑफ मैग्नीज आर फाउंड इन चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, गबोन, ब्राजील, इंडिया, कजाकिस्तान, मैक्सिको, घाना एक्सेट्रा। तो इन सारी जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पे मैग्नीज सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इन इंडिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका आर मेजर प्रोड्यूसर। और इंडिया में भी ये सारी जगह हैं जहां से सबसे ज्यादा मैग्नीज मिलता है। कॉपर इज एन इम्पोर्टेंट मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। कॉपर का यूज कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। केबल, यूटेंसिल, कॉइन, implements etc. Copper ore is found in Chile, USA, Indonesia, Canada, Australia, Peru, Poland, Mexico, Zambia, South Africa and Papua New Guinea। और इन सारी जगहों पे कॉपर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। इंडिया इज डेफिशिएंट इन कॉपर। और इंडिया में बहुत कम कॉपर मिलता है, बहुत कम पाया जाता है। स्मॉल अमाउंट इज माइंड इन झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। ठीक है। अब हम बात करेंगे बॉक्साइट की। एल्युमिनियम इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल इन मॉडर्न एज। एल्युमिनियम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेटल है इस मॉडर्न एज में। एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ केबल, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। और ये एक गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसको डोमेस्टिक चीजें बनाने में, अप्लायंसेस बनाने में और केबल्स बनाने में, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स बनाने में इसका यूज होता है। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। और जो बॉक्साइट है वो ओर है किसका? एल्यूमिनियम का। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, गिनिया, जमैका, ब्राजील, हंगरी, घाना, सुरिनाम, युगोस्लाविया, रशिया, कजाकिस्तान, ग्रीस, यूक्रेन, ब्रिटिश गुयाना, फ्रांस एंड इंडिया। इन सारी जगहों पे बॉक्साइट ज्यादा मात्रा में मिलता है। और इंडिया में ये सारी जगह हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एक्सेट्रा, जहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट इज डन यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो बॉक्साइट से अल्यूमिनियम निकालने का प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस smelting process. It requires large amount of electrical energy. Therefore, aluminum is manufactured mostly in developed country. और इसमें बहुत ज्यादा, इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए होती है। और एल्युमिनियम इसलिए डेवलप्ड कंट्री में ही मैन्युफैक्चर होता है।
अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। मिनरल रिसोर्स आर लिमिटेड विद देयर डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। डेवलप्ड कंट्री विद 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कंज्यूम डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड अमाउंट में ही मिलते हैं और उनकी डिमांड जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। डेवलप्ड कंट्रीज जो है जिसमें वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन रहती है डेवलप्ड कंट्रीज में, वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे मिनरल यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। द यूएसए, वेस्टर्न यूरोप एंड जापान कंज्यूम 70% ऑफ ऑल एल्यूमिनियम, कॉपर एंड निकल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अब इधर पे बात करी गई है यूएसए, वेस्टर्न यूरोप और जापान की, जो कि 70% और ये जो इतने भी मिनरल हैं इनका प्रयोग वही 3 कंट्रीज कर लेती हैं। Existing mineral reserves cannot fulfill the growing demand, therefore we need to find substitutes and save mineral resources. और जितने एग्जिस्टिंग मतलब अब जितने भी बचे हुए मिनरल हैं वो फुलफिल नहीं कर सकते इतनी बढ़ती हुई डिमांड को, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसका कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढे प्लस अच्छी तरह मिनरल का यूज करें। रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड एंड डिस्कार्डेड मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम इज एन इफेक्टिव मेजर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। अब रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम को दोबारा रिसाइकल करके यूज करा जाता है, जो कि कंजर्वेशन में बहुत हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेस की। एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, देयरफॉर 3 बेसिक वेज ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी। तो एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क और 3 बेसिक वेज हैं जिससे एनर्जी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट हीटिंग सच एज फायर, सन, नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बैटरी। एनर्जी रिसोर्स अब क्या है? सबसे पहले है डायरेक्ट हीटिंग, जो एनर्जी है डायरेक्ट जो हमें मिलती है सच एज फायर, सन, नेचुरल हॉट स्प्रिंग से। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग फॉसल फ्यूल। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी ही है ना, एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी भी। इसी के साथ स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ बैटरी। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लार्जर पावर प्लांट्स। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट फ्रॉम कोल एंड नेचुरल गैस। अब ये कहाँ पे प्रोड्यूस करी जाती है? बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स में। और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है इन प्लांट्स में। कहाँ से? कोल से, कोयले से और नेचुरल गैसेस से भी। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज न्यूक्लियर फ्यूल सच एज यूरेनियम, while hydroelectric power plant use the force of falling water। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि हो गया यूरेनियम। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं वो जो पानी गिरता है ऊपर से, आपने देखा होगा डैम्स में भी बहुत भारी मात्रा में पानी गिरता है, वो उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। स्मॉलर प्लांट यूज जियोथर्मल, सोलर एंड विंड एनर्जी। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज प्लांट्स होते हैं, वो जियोथर्मल और सोलर और विंड एनर्जी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दस प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड थ्रू नेटवर्क ऑफ पावर लाइंस कॉल्ड ग्रिड टू डिस्टेंट प्लेसेस। और इन जगहों में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ये ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर करी जाती है नेटवर्क ऑफ पावर लाइन से जिन्हें हम ग्रिड भी कहते हैं डिस्टेंट प्लेसेस में। In thus reaches houses, shops and factory city, considerable amount of power is lost in its transmission.
Now we'll talk about distribution of conventional sources of energy. Coal. Coal is a metamorphosed form of vegetation which got buried under layer of rocks million of years ago. It is found as layer or seams in sedimentary rocks. तो जो कोल है वो मेटामॉर्फोस्ड फॉर्म है वेजिटेशन का विच जो कि बहुत कई सालों तक क्या होता है कि लेयर्स ऑफ रॉक के नीचे दब जाता है और ये कहाँ पे मिलता है लेयर्स ऑफ सीम्स इन द सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है ठीक है The quality of coal depends upon the amount of carbon content present in it. अब क्वालिटी क्या है कोयले की वो किस पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना कार्बन कंटेंट मौजूद है अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट कोल इज ऑफ 4 टाइप्स अब कार्बन कंटेंट से ही उनको 4 भागों में बांटा जाता है वो कौन से हैं पीट लिग्नाइट बिटूमियस एंड एंथ्रासाइट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द क्वालिटी अब इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है क्वालिटी के चलते पीट इज द लोएस्ट कार्बन content 50 to 60%. The highest moisture content is the lowest quality of coal. अब इसमें जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा इस कोयले में उतना ज्यादा इसकी क्वालिटी गिर जाती है तो पीट सबसे नीची क्वालिटी का कोयला होता है लिग्नाइट ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल है 60-70% कार्बन बिटूमियस 70 to 90% and anthracite over 90%. अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की पेट्रोलियम मींस ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉक्स अब पेट्रोलियम क्या होता है पेट्रोलियम होता है जो कि ऑयल प्रोड्यूस होता है रॉक से उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं इट इज मोर यूजफुल देन कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और ये कोल से ज्यादा यूजफुल है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज वाइडली यूज्ड इन ड्राइविंग ऑटोमोबाइल्स और ये किसके लिए यूज होता है गाड़ियों को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑफ द वर्ल्ड अकर्स इन सेडिमेंटरी रॉक्स और जितना भी पेट्रोलियम है ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम वर्ल्ड में कहाँ मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स में मोस्ट ऑफ द ऑयल रिजर्व्स आर लोकेटेड इन ऑफशोर एरियाज The worldwide reserve of petroleum is estimated to be above 1 trillion barrels. तो वर्ल्ड वाइड रिजर्व जो है पेट्रोलियम का वो कितना है 1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन बैरल्स नियरली 2/3 of this reserve occurs in Persian Gulf and surrounding areas. Saudi Arabia has the largest reserve. सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है सऊदी अरेबिया में वहां पे इसके सबसे ज्यादा रिजर्व है ऑयल रिजर्व ऑल्सो अकर इन यूएसए रशिया वेनेजुएला मैक्सिको लिबिया नाइजीरिया और इन सारी कंट्रीज में भी ऑयल रिजर्व्स हैं दीज कंट्रीज सप्लाई ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल और यही कंट्री जो है 90% ऑफ द वर्ल्ड 90% ऑयल सप्लाई करती है वर्ल्ड में इन इंडिया ऑयल वाइज फर्स्ट फाउंड इन आसाम इंडिया में सबसे पहले ऑयल मिला था आसाम में द ऑयल रिजर्व ऑफ आसाम हैव ऑलमोस्ट डिप्लीटेड और ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है गुजरात एंड महाराष्ट्र आर मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स और गुजरात और महाराष्ट्र बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर हैं गल्फ ऑफ खंबात गुजरात एंड बॉम्बे हाई एंड ऑफशोर एरिया इन अरेबियन सी आर मेजर ऑयल प्रोड्यूसर इन इंडिया जो गल्फ है गुजरात के इसी के साथ जो बॉम्बे का हाई ऑफ शोर है एरिया इन द अरेबियन सी इधर पे क्या मिलता है सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है इंडिया में सम ऑयल इज ऑल्सो फाउंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा एरिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी द एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग टर्बाइंस जो एनर्जी ये जो मिली जाती है फ्लोइंग वाटर से
वो किसके द्वारा ऑब्टेन करी जाती है? टर्बाइंस के द्वारा। वाटर पावर हैव बीन सक्सेसफुली हार्नेस सिंस लॉन्ग। वाटर व्हील्स प्रोवाइडेड एनर्जी टू power grain mills, sawmills, and other machines in Europe and the USA during the 18th and 19th century. Hydroelectricity is gaining importance because water is an inexhaustible रिसोर्स। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस पा रही है, क्योंकि जो पानी जो है वो इनएग्जॉस्टेबल है, वो एग्जॉस्ट नहीं होता। इट इज क्लीन एनर्जी टू, और ये एक क्लीन एनर्जी है, इससे कुछ भी पोल्यूट नहीं होता। इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट। Beside being cheap, as it involves no cost in transport, its transmission through wires make it easily available to houses and mills. तो इस ये काफी चीप होता है, काफी कम पैसों में इसका यूज हो जाता है, प्लस इसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये वायर से जो इसका ट्रांसमिशन होता है ये आराम से वायर से घरों में और मिल्स में पहुंच जाता है। However, it cannot be stored for future, पर ये फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं करा जाता हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। Market should therefore be readily available for its consumption. Large amount of capital is required in making dams on river, fixing machines and turbines, and laying the transmission line. अब इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। क्यों पैसा खर्च होता है? डैम बनाने में, रिवर्स में डैम बनाने में, इसके बाद फिक्स करने में, मशीन्स को फिक्स करने में, टर्बाइंस को फिक्स करने में, और इसके साथ तार बिछाने में। तार का नेटवर्क बिछेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी घर में पहुंचेगी। अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। द सन प्रोवाइड अबंडेंट एनर्जी टू द अर्थ। अब जो सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन से सबसे ज्यादा मिलती है, राइट? उसी को सोलर एनर्जी कहते हैं, और ये काफी भारी मात्रा में ना खत्म होने वाली एनर्जी हमें सन को मिलती है। एज पर एन एस्टिमेट द सोलर एनर्जी ऑफ 10 वीक्स इज रफली इक्विवेलेंट टू द एनर्जी स्टोर्ड इन all known reserves of coal, oil and natural gas. अब ऐसा एस्टिमेट से माना जाता है कि सोलर एनर्जी जो हमें 10 वीक्स में मिलती है, मतलब 10 वीक में जितनी एनर्जी हमें सोलर एनर्जी मिल जाती है सन से, वो किसके बराबर है? जितने भी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कोल के रिजर्व्स हैं, ऑयल के रिजर्व्स हैं और नेचुरल गैस है उसके रिजर्व्स हैं, उसके इक्विवेलेंट है 10 वीक्स की हमारी सोलर एनर्जी। इट इज मोस्ट वाइडली अवेलेबल बिसाइड बीइंग एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बहुत ज्यादा वाइडली अवेलेबल है और इनएग्जॉस्टेबल है, जल्दी ये खत्म नहीं होती। Many country use this energy for cooking and heating purposes, और काफी कंट्रीज जो हैं इसको कुकिंग के लिए और हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज करती है। अब हम बात करते हैं विंड एनर्जी की। विंड पावर हैज इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। विंड हैज propelled ship as well, driven windmills to grind grain and pump water. अब जो विंड पावर है वो इवॉल्व हुई है काफी लॉन्ग पीरियड से, और विंड पावर क्या करती है? शिप्स को सेल करती है, आगे पहुंचाती है, इसी के साथ विंड मिल चलाती है, जिससे जो अनाज होता है उसको हम पीस सकते हैं। इसी के साथ वो पानी भी पंप करती है विंड एनर्जी। मोस्ट रिसेंटली विंड हैज बीन यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसी के साथ विंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी यूज होती है अब के जमाने में। द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इज ट्रिमेंडस। However, there are problems in its use because it is highly variable in time, place and intensity. अब यहाँ पे आप दे सकते हो, ये विंड टर्बाइंस है जो कि लगाए गए हैं। ये अगर घूमते हैं तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी। Greatest potential for wind energy lies in North American coastal areas, especially California. अब जो सबसे ज्यादा विंड एनर्जी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल जो पाई जाती है वो पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल एरियाज में, स्पेशली कैलिफोर्निया में।
इन यूरोप नीदरलैंड हैज यूज्ड विंडमिल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यूरोप और नीदरलैंड में विंडमिल काफी लंबे समय से यूज करे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी इज हीट जनरेटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस अकरिंग beneath the earth surface. It is useful conversion of heat from the earth interior. जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो धरती के नीचे जो हीट जनरेट होती है उससे प्रोड्यूस करी जाती है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल पावर वाज डेवलप्ड इन इटली इन 1904। जियोथर्मल पावर जो है वो कहाँ पे डेवलप करी गई थी? इटली में 1904 में। टुडे ओवर 20 कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग दिस एनर्जी, चीफली बीइंग रशिया, जापान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, मैक्सिको एंड द यूएसए। ये पहले सबसे पहले इटली में डिस्कवर करी गई थी, पर अब इसे 20 कंट्री इस एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं और उन कंट्रीज के नाम यहाँ दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट हैज लाइफ। जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि इसमें लाइफ है। A variety of organisms exist in thin zone of contact between lithosphere, hydrosphere and the atmosphere called biosphere. और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं कहाँ पे? बायोस्फीयर में। These organisms are broadly divided into plant, animal and microscope. और ये ऑर्गेनिज्म किसमें डिवाइड करे गए हैं? ब्रॉडली डिवाइड करे गए हैं प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स में। ओवर 3 लाख प्लांट स्पीसीज एंड 1 करोड़ एनिमल स्पीसीज आर नोन टू एग्जिस्ट। सॉरी, sorry, 3 lakh plant species and 10 lakh animal species known to exist. There is exchange of matter and energy between 3 elements of physical environment: land, air, water, and the organism in the biosphere. Plant and animal are interdependent on each other. अब plant और animal जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। Factor influencing plant and wildlife resources. The physical environment influences the types of organism living in an area. अब जो फिजिकल environment होता है किसी की जगह का, वो influence करता है कि उधर पे कौन से types of organism उस एरिया में रहते हैं। For example, plant and animal found on land एंड इन वाटर आर टोटली डिफरेंट। अब जो लैंड हमें जो एनिमल्स और प्लांट हमें लैंड में मिलते हैं, वो जो प्लांट्स और एनिमल हमें पानी में मिलते हैं, उन दोनों में काफी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। Similarly, climatic condition also bring about variation in the types of plant and animal found in different region. इसी के साथ जो climatic condition होती है, जो मौसम होता है, वो भी क्या करता है? वेरिएशन ला देता है डिफरेंट रीजन्स में कौन से प्लांट और एनिमल पाए जाएंगे उसमें। एनी चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल लाइव्स। प्लांट कैन नॉट मूव, दे मेक फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू सीजनल चेंजेस। ठीक है, प्लांट वो कहीं भी मूव नहीं कर सकते। हाउएवर अ लार्ज स्केल क्लाइमेटिक चेंज में इंडेंजर प्लांट सर्वाइवल, पर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर क्लाइमेटिक चेंज होता है तो प्लांट का सर्वाइवल भी इंडेंजर्ड हो जाएगा। एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एनिमल माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल आर कॉमन फीचर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो एनुअली जो माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, जो बर्ड्स और एनिमल जाते हैं, वो एक काफी कॉमन बात है अराउंड द वर्ल्ड।
माइग्रेटिंग बर्ड्स कम टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर, और माइग्रेटिंग बर्ड्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं ड्यूरिंग विंटर में। अब हम बात करते हैं प्लांट रिसोर्सेज की। रेनफॉल एंड टेम्परेचर लिमिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज ग्रो। जो रेनफॉल होता है और जो टेम्परेचर होता है वो लिमिट कर देता है ग्रोथ ऑफ प्लांट की। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को वो लिमिट कर देता है। और ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश पड़ती है, वहां पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज उगते हैं। ठीक है, बहुत ही लंबे। विद द डिक्रीज इन रेनफॉल द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी गेट रिड्यूस। इसी के साथ जहाँ पे कम बारिश होती है वहां पे छोटे पेड़ और कम मात्रा में पेड़ उगते हैं। इन द लो रेनफॉल ओनली ट्रीज ग्रासेस शर्ब्स ग्रो। जहाँ पे कम रेनफॉल होता है वहां पे छोटे छोटे ट्रीज, ग्रासेस, घास और झाड़ियां उगती हैं। इन ड्राई एरियाज प्लांट हैव डीप रूट्स, thorny and waxy leaf to reduce loss of moisture by transpiration। अब जो ड्राई एरिया होते हैं वहां पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी काफी जड़ें काफी नीचे तक होती हैं। इसके साथ उनमें थ्रोन्स होते हैं, कांटे होते हैं, और वैक्सी लीव्स होती हैं, ताकि उनसे मॉइस्चर मतलब पानी ज्यादा जल्दी ट्रांसपिरेशन द्वारा उड़े ना। इन एरियाज ऑफ सीजनल रेनफॉल एज इन इंडिया ट्री शेड देयर लीफ टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर। जहाँ पे सीजनल रेनफॉल होती है जैसे कि इंडिया में, वहां पे क्या होता है, जो पेड़ होते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि उनसे मॉइस्चर कम से कम उड़ जाए। ठीक है, इन कोल्ड रीजन ऑल्सो प्लांट शेड लीव्स एंड रिमेन डोरमैट ड्यूरिंग विंटर। अब हम बात करते हैं कितने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल, मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन, मेडिटेरेनियन, कॉनिफेरस एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। रेनफॉल इज वेरी हैवी इन द इक्वेटोरियल एज वेल एज ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन फेवर लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, प्लस हॉट होता है और ह्यूमिड कंडीशन होती है, जिससे जो वेजिटेशन होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में और बहुत अच्छी तरह ग्रो करती है। ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स टू परमिट ट्रांसपिरेशन ऑफ सरप्लस मॉइस्चर। और ट्रीज जो होती हैं उनकी पत्तियां काफी चौड़ी होती है जिससे अच्छी मात्रा में ट्रांसपिरेशन हो सके। इट इज वेरी डेंस ग्रोथ ऑफ देयर आर वेरी डेंस ग्रोथ ऑफ vegetation. They vary from tall trees to undergrowth of low-lying plant and bushes to creepers. अब सेकंड हम बात करेंगे mid latitude evergreen forest. These are found in eastern margins of continent. These forests contain hardwood trees and broad leaves. अब इन जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें हार्डवुड ट्रीज होते हैं और इसी के साथ ट्रीज की काफी चौड़ी पत्तियां होती हैं। साउथ चाइना, साउदर्न ईस्टर्न यूएसए, साउथ ब्राजील, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है सच फॉरेस्ट। इन सारे जितने भी जगह हैं यहाँ पे ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओक, Eucalyptus and wattle are some economically important trees of this forest. अब जैसे ओक ट्री हो गया, इकोलेप्टस हो गया और wattle ट्री हो गया, ये सारे बहुत ही जरूरी ट्रीज हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो कि इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट है। Mediterranean forest on the western margin of the continent of middle latitude, winter has moderate rainfall while summer is dry. ठीक है, इन एरिया में क्या होता है, विंटर में मॉडरेट रेनफॉल होती है, नियमित मात्रा में रेनफॉल होती है, और समर जो होते हैं वो ड्राई होते हैं। ट्रीज आर अडेप्टेड टू सीजनल चेंजेस इन टेम्परेचर। और यहाँ के जो ट्रीज होते हैं उन्होंने अडेप्ट कर लिया है जो सीजनल चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में उसमें। दे विथस्टैंड द ड्राई समर विदाउट शेडिंग देयर लीव्स। और ये जब ड्राई समर होते हैं तो ये इसमें बिल्कुल भी लीव नहीं शेड करते, नहीं गिराते। देयर डीप रूट्स, स्पाइनी एंड वैक्सी लीव्स एंड थिक बार्क्स प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर।
और ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि मॉइस्चर कम ना उड़े उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ट्रीज एंड शर्ब्स आर वाइडली स्पेस। ट्रीज और सर्ब्स जो होती हैं वो काफी दूरी दूरी पे उगते हैं। कॉर्क, ऑलिव एंड चेस्टनट आर कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। और कॉर्क, ऑलिव और चेस्टनट के जो ट्रीज हैं वो इन फॉरेस्ट में काफी कॉमन पाए जाते हैं। Coniferous forests. These forests extend as continuous belt around North Polar region and high mountains in Europe, Asia and North America. तो ये फॉरेस्ट इन सारी जगहों पे पाए जाते हैं। The growing season is limited to the short summer. जो ग्रोइंग सीजन होता है वो लिमिटेड होता है और जो गर्मियां होती हैं वो काफी शॉर्ट होती हैं। ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एंड हैज लुक एवरग्रीन। और वो कभी अपनी पत्तियां नहीं झड़ाती ये वाले ट्रीज और हमेशा हरे भरे दिखते हैं। दे आर टॉल कॉनिकल इन शेप। ये काफी लंबे होते हैं और कोन की शेप के होते हैं। दीज ट्रीज हैव थिक नीडल शेप्ड लीव टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो काफी थिक होती हैं, काफी मोटी होती हैं और नीडल शेप्ड की होती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। अब हम बात करेंगे deciduous forest. Deciduous forest are those in which trees shed their leaves in dry season so as to conserve loss of moisture through transpiration. अब deciduous forest वो forest होते हैं जहाँ पे trees जो होते हैं अपने पत्ते वो झड़ा देते हैं during the dry season ताकि वो loss of moisture से transpiration से बच सकें। Tropical deciduous forests are found in subtropical regions of monsoon area Asia, part of Central America, Brazil and Northern Australia. इन जगह पे tropical deciduous forest पाए जाते हैं। Mid latitude deciduous forest occur in coastal temperate region of Western Europe, Northeast China, Japan, Northeastern USA, New Zealand, Southern Chile. इन सारी जगहों पे मिड लैटिट्यूड डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट के। देयर रैपिड डिस्ट्रक्शन कॉजेस कंसर्न। और उनका जो रैपिड डिस्ट्रक्शन होता है, जो उनका हम डिस्ट्रक्शन करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए ताकि हम घर बना सके, रोड्स बना सके, ये काफी कंसर्न वाली बात है। हेंस वी नीड टू कंजर्व दिस रिन्यूएबल रिसोर्स। हमें ये कंजर्व करने बहुत जरूरी है इस रिन्यूएबल रिसोर्स को, क्योंकि इसको रिन्यू होने में, रिन्यूएबल करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। सबसे ज्यादा टाइम फॉरेस्ट को ही लगता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। One of the most important measure of forest conservation is to plant trees. Afforestation. तो एफॉरेस्टेशन वो प्रोसेस होता है जब हम बड़ी मात्रा में प्लांट करते हैं, ट्रीज को हम पौधे या प्लांट लगाते हैं, उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मेजर है कंजर्वेशन का। ठीक है। Beside preventing the reckless cutting of trees, creating an awareness about the importance of forest among all communities may help conserve the forest. ठीक है। रेकलेस मात्रा में मतलब बहुत भारी मात्रा में जैसे हम पेड़ काटते हैं, इसकी जगह अगर हम लोगों को ये बताएं कि फॉरेस्ट के कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, तो ये हेल्प करेगा फॉरेस्ट कंजर्व करने में। Forest fire caused by human negligence can destroy this valuable resource from a large area in very short time. इसी के साथ जब फॉरेस्ट फायर बोलते हैं ना कि जंगल में आग लग गई जिसमें इतनी इतनी वो हुई, इतने जानवर मरते हैं उसमें, इतनी क्षति पहुंचती है, तो ये ह्यूमन के नेग्लिजेंस मतलब हमारी लापरवाही की वजह से भी आग लग सकती है और ये बहुत बड़ा एरिया क्या है डिस्ट्रॉय कर देती है। बहुत कम समय में आग बहुत जल्दी फैल जाती है। Such disaster can prevent only by making people living in and around forest more vigilant and cautious. ठीक है। Now we'll talk about wildlife resources. Wildlife refers to variety of life form
बर्ड, फिशेस एंड एनिमल विच लिव इन नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ हम उनको रेफर करते हैं जो कि वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हमारे अराउंड मौजूद होती हैं, बर्ड्स, फिशेस और एनिमल्स जो कि नेचुरल हैबिटेट में रहती हैं। Human activity in several parts of the world had disturbed the natural habitat of many species. और human activities जो हमारी activities हैं around the several part of world, इसने काफी natural habitat को काफी ज्यादा disturb कर दिया है बहुत सारी species का। Due to indiscriminate killing, several species of birds and animals have either become extinct or are on a verge of extinction. ठीक है, तो जो बिल्कुल भी भारी मात्रा में जो हम किलिंग करते हैं बर्ड्स और एनिमल की, इनसे क्या हुआ है कि कुछ बर्ड्स और एनिमल की प्रजाति या तो पूरी तरह एक्सटेंट खत्म हो चुकी है या खत्म होने की कगार पर है। अब हम बात करेंगे सम यूनिक एनिमल्स एंड बर्ड्स की। साउथ अमेरिका, द सेल्वास ऑफ अमेज़न बासिन एट द होम ऑफ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। About 1500 species of bird are known to exist in South America. South America में तकरीबन 1500 species हैं birds की जो extinct हो चुके हैं, जो exist करती हैं South America में। Chandor, the largest bird of prey, Rhea, the flightless bird like the emu of Australia, and many typical species of monkey, example the owl monkeys, the squirrel monkeys and spider monkey are found here. तो इस जगह में ये इतनी सारी species of monkeys और birds की पाई जाती हैं। The reptile include snakes, python, anaconda is a large python। ठीक है, और इतनी रेप्टाइल्स की स्पीसीज भी पाई जाती है। द एनिमल ऑफ प्रे इंक्लूडिंग पूमा, jaguar are typically found in South America. Ant eaters and armadillos are most Asian type of mammals. अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। Isolation for many centuries have caused evolution of peculiar animal life in Australia। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि काफी सेंचुरीज तक आइसोलेशन था, वहां पे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो पाया था जो नेचुरल हैबिटेट था। तो इसने क्या कर दिया, इन्होंने एवोल्यूशन कर दिया एनिमल लाइफ का इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया possess certain varieties of animal and bird that are not found elsewhere in the world। और ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पे ऐसी एनिमल्स और बर्ड की प्रजाति पाई जाती हैं जो वर्ल्ड में कहीं और मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द मार्शुपियल्स लाइक कंगारू एंड wallaby। These are mammals who have pouch-like fold skin near the stomach in which carry their young ones। अब जैसे कंगारू जैसे होते हैं मार्शुपिलियास, जिनके पास स्टमक में एक पाउच जैसे फोल्ड स्किन होती है जहां पे वो अपने बच्चों को रखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। देयर आर सेवरल वेराइटी ऑफ कंगारूज विच आर हर्बीवोर एनिमल। और यहाँ पे वैरायटीज ऑफ कंगारू भी मिलते हैं जो कि क्या होते हैं, शाकाहारी एनिमल होते हैं। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। द वेराइड नेचुरल एनवायरनमेंट हैड प्रोड्यूस्ड अबंडेंट लाइफ इन वाइल्ड लाइफ इन अफ्रीका। तो यहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसने क्या करा है कि काफी अबंडेंट वाइल्ड लाइफ है अफ्रीका की। इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड स्वाम्प्स आर फाउंड वैरायटी ऑफ मंकी, एप, स्नेक, पाइथन, क्रोकोडाइल, हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस, एलिफेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इतने सारे एनिमल्स हमें मिलते हैं। इन द ग्रासलैंड, इन ओपन जंगल, द हर्बीवोर ग्रास ईटिंग एनिमल इंक्लूड डियर, जिराफ, ज़ेब्रा, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो में बी सीन। और ग्रासलैंड जितने भी हैं, घास के मैदान जो है वहां पे इतने सारे हर्बीवोर एनिमल मिलते हैं। द कार्निवोर फ्लैश ईटिंग एनिमल इंक्लूड लायन, लेपर्ड, टाइगर एक्सेट्रा। इन सहारा डेजर्ट कैमल इज फाउंड, वाइल इन कालाहारी डेजर्ट ऑस्ट्रिच इज पिक्यूलियर। सो इतने सारे एनिमल्स से जो क्या है अफ्रीका भरपूर मात्रा में है। Conservation of wildlife is important for future. National park and wildlife sanctuary have been established world over the
ओवर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन जो है वाइल्ड लाइफ की वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, और नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बहुत सारी एस्टैब्लिश करी गई हैं अराउंड द वर्ल्ड। Many countries have passed laws declaring the trade as well as killing of several birds and animal illegal। और काफी सारी कंट्रियों ने कुछ बर्ड्स और एनिमल को मारना और उनकी ट्रेडिंग करना इलीगल बना दिया है। इन इंडिया किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड्स एंड पिकॉक हैव बीन बैंड। तो इन सारे इंडिया में इन सारे एनिमल्स को मारना बैन है और इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। मैनी प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड इन इंडिया एल्सवेयर टू प्रोटेक्ट सम endangered species ऑफ एनिमल्स। तो काफी प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हुए हैं इंडिया में ताकि हम इन इंडेंजर्ड स्पीसीज जो एनिमल्स के हैं उन्हें बचा सके। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, राइनो प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा आर सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट इन इंडिया। और ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया में चलाए जाते हैं।